औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 479 वीडियो से आप एक बहन की ये स्टोरी सुन रहे हैं। आज इसकी चौथी वीडियो है 482। ये बहन कहती है कि दिन किस तरह गुजरे पता भी नहीं चला। वैसे भी खुशी का वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, जबकि गम का वक्त बहुत अरसे तक आप पर हावी रहता है। ऐसे लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में भी 1 साल रहता था। इसी दौरान एक दिन पता चलता है कि मेरे ससुर को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। वो मेरे मंगेतर को भी साथ में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा एक ही बेटा है, कल को इसने ही मेरा बिजनेस संभालना है, तो क्यों ना इसको पढ़ाई के साथ साथ ही ट्रेन करूं। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जान निकल गई है। मेरी तो रोज़ बात होती थी, बल्कि मैसेज पर तो हर वक्त ही बात होती थी। ये ट्रिप तो सिर्फ 1 महीने का था, लेकिन इस 1 महीने के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे अपने मंगेतर से बात करने की कितनी आदत पड़ चुकी थी। वो बाहर के मुल्क गए थे, वक्त का फ़र्क था, इसलिए उस तरह पहले की तरह बात ना हो पाती। हमारा दिन तो उनकी रात, उनकी तरफ दिन तो हमारी रात। शुरू में तो फिर हम वक्त की परवाह किए बगैर बात कर लेते थे, लेकिन फिर वहाँ पर उसकी मसरूफियत भी बढ़ गई। मेरे भी कॉलेज का जाने का वक्त होता था, इसलिए फिर वॉइस नोट्स या मैसेजेस के ऊपर बात होती रही। महीने के बाद जब ये लोग वापस आए तो हमारे घर कुछ तोहफे तहाइफ लेकर आए। अपने मंगेतर को सामने देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे किस कदर शदीद मोहब्बत हो गई है, और इसके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इन्हीं जज्बात का इजहार मैंने उसको कॉल पे भी किया। उससे भी कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तो बातों बातों में ये भी कह दिया कि प्लीज़ अब तुम्हें इस तरह ट्रिप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी कहा कि हाँ, अब मैं जाऊँगा तो शादी करके तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। ये सुनकर तो जैसे मैं हवाओं में उड़ने लगी। लेकिन फिर अचानक एक और ट्रिप आके खड़ा हो गया सर पर, ये अंकल के साथ। फिर चला गया। मैंने इसको रोते हुए कहा भी कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम ट्रिप पर मेरे बगैर नहीं जाओगे, शादी करके मुझे साथ लेके जाओगे। तो उसने कहा, क्या बच्चों वाली बातें करती हो, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन क्या करूं, मेरे अब्बू ने बाहर बिजनेस पार्टनरशिप नई स्टार्ट की है और कल को मैंने ही उनका ये सब काम देखना है, तो क्यों ना अभी से मैं उनके साथ काम में इन्वॉल्व हूँ। और वैसे भी ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ कि दुनिया भर की आसाइशें तुम्हारे कदमों में डाल दूँ। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मैंने कब तुमसे डिमांड की है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम खुद भी तो कहते थे कि मैं बाकी लड़कियों की तरह चीज़ें नहीं मांगती, लेकिन अब मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई है। जब भी तुम ट्रैवल करते हो हमारी बात नहीं होती, और ये चीज़ मुझे बहुत तंग करती है, दुख में मुब्तला करती है। बहरहाल उसने मुझे बहला फुसला दिया, बात आई गई हो गई। और फिर जैसे ये ट्रिप्स का सिलसिला चल पड़ा, जब ट्रिप्स का ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ा तो हमारी बात भी कम होती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मुझे लगता था कि ना कॉल पे सही तरह बात होती है, ना मैसेज पे सही तरह बात होती है। फिर दिल को तसल्ली देनी कि नहीं, मसरूफ होगा, टाइम डिफरेंस भी तो काफ़ी है। इसको कभी जिक्र करना तो इसने कहना, तुम घर पे रहने वाली सादा लड़की हो, तुम्हें क्या पता कि बिजनेस सेटअप करने में कितना टाइम लगता है, और फिर आखिर में सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये बातें इसी तरह चलती रहीं। फिर वो वक्त भी आ गया कि मुझे बार बार वहम आता कि ये मुझसे बात कम कर रहा है। मैं वहम समझकर इन ख्यालों को झटक देती। कभी इसको कह देती तो इससे कहना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन अब हमारी बात जो नहीं हो पाती। कभी ये ख्याल मुझे ज्यादा तंग करता कि फर्क तो जरूर आ गया है, तो मैं फोन पर इससे लड़ भी पड़ती और रो भी पड़ती। मैं तो अपना हक समझ के लड़ती भी थी और रोती भी थी। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये होने लगा कि इंतजार का वक्त लंबा होता चला गया। मैं कॉल करती तो ये कॉल ना उठाता। मैं सोचती चलो बिजी होगा, जब फारिग होगा तो कॉल कर लेगी, लेकिन इसकी कॉल ही ना आती। मैं 10 मैसेज कर देती तब भी इसका जवाब ना आता। मैं 10 कॉल्स करती थी तो फिर कहीं इसकी एक कॉल आती, और वो भी कि बस मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी से बात कर रहा हूँ, आई लव यू, दिस एंड दैट, और फिर बंद कर देना। मैं 10 मैसेज करती तो फिर कहीं 24 घंटों के बाद इसका एक जवाब आता था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे इंतज़ार का वक्त भी लंबा होता चला जा रहा था। पहले अगर ये मुझे 24 घंटों के बाद जवाब देता था तो फिर जैसे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इसका जवाब आता था। कॉल बैक तो इसने मुझे जैसे करना बंद ही कर दिया था। मैंने जब इस बात का जिक्र हल्का सा अपनी दोस्त से किया तो उसने कहा कि नहीं भाई, बहुत मसरूफ़ है इस वजह से। बहरहाल मेरी सास और मेरी नंद दोनों तो मेरे आगे पीछे फिरती थी। मुझे मेरी सास मुसलसल कॉल करके खैरियत पूछती रहती थी। इस बार जब ये वापस आया तो मैं काफ़ी रोई धोई, और मैंने बहुत मान से इसे कहा कि मेरे से वादा करो कि अब तुम इस तरह मुझे कॉल और मैसेज के लिए इंतजार नहीं करवाया करोगे, बल्कि ये भी कह दिया कि वादा करो कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। इसने हंस के कहा कि हाँ, मैंने तुमसे वादा किया, अब मैं इस तरह नहीं जाऊँगा। और कुछ हफ्ते बाद दोबारा एक ट्रिप सर पे खड़ा था। इस दफ़ा तो अंकल भी साथ नहीं जा रहे थे, बल्कि मेरे मंगेतर ने अकेले जाना था। मैं इससे बहुत लड़ी और मैंने इसे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था। इसने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं तो खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत मुश्किल से ये बिज़नेस सेटअप किया है और मैं इनको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। वही बात कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कभी ये भी कहना कि मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से बिज़नेस सेटअप किया है और ख़ास मेरे लिए किया है और हमारे लिए किया है। बहरहाल ये बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी। अब की बार जब ये एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने अपनी अम्मी से ज़िद किया कि मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ये सुनकर बहुत नाराज़ हुई, लेकिन बहरहाल माँ थी, मेरे आंसुओं के आगे मजबूर हो गई
और मेरे अब्बू को नहीं बताया उन्होंने, और मेरी बड़ी बहन मुझे एयरपोर्ट लेके चली गई। मैं जितनी बेताबी से एयरपोर्ट पर इसको देखने का इंतज़ार कर रही थी, जब इसने मुझे देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो हमारी मुलाकात होती नहीं थी। मेरा ख्याल था ये मुझे एयरपोर्ट पर देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा दिल अजीब से वहमों में गिरफ्तार हो गया। बार बार मेरे दिल में एक आवाज़ आती थी कि जैसे इसको आखिरी बार देख रही हूँ। मुझे अपने इर्द गिर्द कोई होश था। मैंने इसको देखते साथ ही रोना शुरू कर दिया। इसने मुझे चुप करवाया और मुझे वादा किया कि मैं कुछ हफ्तों बाद जब इस ट्रिप से वापस आऊँगा तो मैं आते साथ ही अपने घर वालों से शादी की बात करूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथों से जैसे मेरी जान निकल रही हो। ये फटाफट मुझे खुदाफिज कहकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया और मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ी रही मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। घर वापस आ गई। मेरा अब सिर्फ एक यही काम होता कि या तो मैं इसको मैसेज करती रहती या कॉल करती रहती, जिसका जवाब तो ये जल्दी देता नहीं था, तो मैं बस उसी जवाब का इंतज़ार करती रहती। आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत मेरे पर इस कदर तारी हो गई कि पहले जो कभी मैं अपने माँ बाप का या अपनी बहन की मौजूदगी का ख्याल किया करती थी, अब मुझे अपनी कैफियत छुपाने में किसी का भी डर नहीं था। शायद ये मेरे बस में ही नहीं था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता था, ना किसी और काम में दिल लगता था। शुरू में तो मैं कभी बाथरूम में, कभी कमरे में अकेले घंटों बैठ के रोती रहती थी। जब घर वालों की आवाज़ पड़ती तो अपने आंसू पोंछती, ऐनक कभी लगा लेती कि घर वालों को पता ना चले कि मैं रोती हूँ। लेकिन फिर हालत मेरी ये होना शुरू हो गई कि अब तो मुझे घर वालों की मौजूदगी का भी एहसास ना होता। शुरू में अम्मी मुझे कहती थी, कोई बात नहीं बेटा, काम के लिए जाना पड़ता है आदमियों को। कभी मिसाल देती कि पुराने वक्तों में तो यही होता था और अक्सर घरों में तो आज भी यही होता है कि शौहर मुल्क से बाहर कमाने में मसरूफ़ होता है ताकि उसकी बीवी बच्चे पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शुरू में जब इसकी कॉल आती थी तो मैं कहती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मसरूफ़ हो, लेकिन कम से कम मेरी कॉल का एक तो जवाब दे दिया करो, 10 मैसेजेस का एक तो जवाब दे दिया करो। पहले तो हक समझकर बोलती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होने लगा कि मैं इसको रोने वाले मैसेजेस करती, कभी वॉइस मेल पर इसकी मिन्नतें करती। एक दफ़ा कॉल पे बात हुई तो मैंने रोते हुए कहा कि आखिर मेरी गलती क्या है, अब तुम मुझसे उस तरह बात क्यों नहीं करते? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? पहले तो तुम मुझसे बात करने के लिए इस कदर कोशिश करते थे, अब ऐसा क्या हो गया? तो उसने मुझे बहुत सटमहरी से कहा कि मुझे काम है और फ़ोन काट दिया। और फिर तो जैसे इसका ये बिहेवियर एक रूटीन बन गई। एक मरतबा तो यहाँ तक कहा कि अगर ज़्यादा तंग किया तो नंबर ब्लॉक कर दूंगा, और वाकई इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और कितने दिनों तक नंबर ब्लॉक रहा। मेरा कोई मैसेज या कॉल इस तक नहीं पहुँचता था। और फिर जब एक दिन इसका मैसेज आया तो जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैं घंटों बैठी इस एक मैसेज को देखती रही। इस मैसेज में सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था और वो ये था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने इसको कॉल पे कॉल करना शुरू कर दी। शुरू में तो इसने मेरी कॉल काटी और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। 2 दिन ऐसे ही गुजरे और फिर एक इसका मैसेज आया कि मेरा इंतज़ार ना करना, जहाँ तुम्हारे वालिदैन कहें वहाँ शादी कर लो, मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं आऊँगा और आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। दूसरा और आखिरी मैसेज था। मैंने कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि अगेन इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था मैसेज करने के बाद। मैंने इसको लंबे लंबे मैसेजेस लिखना शुरू कर दिए। मैं तो जैसे तरले मिन्नतों पर उतर आई थी, अल्लाह के वास्ते देने लगी। यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बन के रह लूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसे मत करो। मुझे एक बार बता दो कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैं हर तरह से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बाप को क्या कहूँगी? बहरहाल मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसने मुझे ईमेल, मैसेज हर जगह पे ब्लॉक कर दिया था। मेरी हालत ख़राब होने लगी, इस हद तक ख़राब हो गई कि घर वालों से छुपाना नामुमकिन हो गया। मेरे माँ बाप ने मेरी जब ये हालत देखी तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैं पागलों की तरह रोती रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी। कॉलेज जाना मैंने छोड़ दिया था, खाना मैं नहीं खाती थी। पहले मेरे माँ बाप प्यार से मुझे पूछते रहे, फिर गुस्से भी हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत वही है बल्कि दिन ब दिन उससे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो यकीन करें ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप भी बग़ैर आवाज़ के मेरे साथ रो रहे हैं। अभी तो उनको वजह नहीं मालूम थी कि हुआ क्या है। कुछ दिन बाद मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि इस तरह इसने मुझे मैसेज पर शादी से इनकार कर दिया है। ये बात सुनकर मेरे माँ बाप बहुत परेशान हुए। मेरे अब्बू ने कहा, ऐसे कौन रिश्ता ख़त्म करता है? उन्होंने मेरे ससुर को कॉल की तो पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाई। मेरी अम्मी ने मेरी सास को कॉल की, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। जब बार बार फ़ोन किया तो आखिर मेरे ससुर ने मेरे अब्बू को कहा कि हम माजरत करते हैं, हम मजबूर हैं। पहले भी हम अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर ही आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, ख़ानदान बसाने वाली लड़की है और आप लोग भी हमें बहुत पसंद है। लेकिन अब हम नहीं जानते कि क्या हुआ है, उसने आपकी बेटी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। आप अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह ब्याह दें, हम शर्मिंदा हैं, हम भी बेटी वाले हैं। अब्बू तो ये बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोले। शायद उनको भी मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि पल में ये बैठे बैठे क्या हो गया है। और मेरा पागलपन देखें,
मैंने अपने बाप की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मेरे मंगेतर को फ़ोन करें और उससे पूछें कि क्या हुआ है, उसने क्यों ऐसा कहा है। मेरी ख़राब हालत को देखकर मेरे अब्बू ने उस लड़के को कॉल भी किया तो उसने आगे से कहा कि अंकल मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत मजबूरी में ये फ़ैसला लिया है, मेरे लिए फ़ैसला आसान नहीं था। बस इतना कहकर उसने कॉल काट दी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। वो वक्त हम पर बहुत भारी था। मेरी तबीयत ख़राब होते देखकर मेरे माँ बाप ने मुझे नींद की दवा देकर सुला दिया। अगले दिन मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे उनकी आवाज़ें बहुत दूर से सुनाई दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। मेरे बेचारे माँ बाप मुझे करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर भागे। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। मुझे कौन सी दवाइयाँ दी गई मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं घर आ गई, लेकिन ऐसी मेरी हालत थी कि ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं खाती पीती थी, बस हर वक्त रोती रहती थी। ना तो उस वक्त मुझे अपने माँ बाप की परेशानी का ख्याल था, ना कुछ और बात समझ आती थी। कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था। मेरी दोस्त से भी मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ था। ना मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी की भी आवाज़ सुनूं। मेरी अम्मी आती मुझे समझाती कि शुक्र करो कि शादी नहीं हुई, अगर बाद में ये तमाम हालात होते तो हम क्या करते। अच्छा हुआ कि बात पहले ही हो गई। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें कोई बेहतरी रखी होगी जो तुम्हें इस तरह के आदमी से बचा लिया। अगर शादी के बाद इसका दिल तुमसे उठ जाता तो फिर हम क्या करते। लेकिन मुझे कहाँ अपनी अम्मी की कोई बात समझ आनी थी। मुझे तो उस लड़के की एक एक बात याद आती और जब भी याद आती तो मैं धाड़े मार मार कर रोती। मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। हमारे माँ बाप ने हमें नमाज बचपन से पढ़ने की आदत डाली थी, जैसे ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। इन हालात में कुछ नमाजें कज़ा भी हुई, लेकिन बहरहाल मैं एक रोबोट की तरह उठती, वज़ू करती, नमाज पढ़ती। मुझे नहीं मालूम कि मैंने वो कैसी नमाजें पढ़ी। सजदे में जाती तो रोती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे आंसू ही ख़त्म हो गए हों। मैं बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रहती। ना मुझे अपने घर वालों की मोहब्बत नज़र आती थी, ना उनकी परेशानी नज़र आती थी। ज़िंदगी से मेरा दिल उठ चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं ज़िंदगी की तरफ थोड़ा थोड़ा वापस आ रही थी। मैं नॉर्मल रहने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ मर चुका था। ना कपड़े पहनने को दिल करता था, ना कुछ करने को। मैंने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मरे दिल के साथ जाती और उसी तरह वापस आती। आवाज़ें कानों में पड़ती तो थीं, लेकिन समझ कुछ नहीं आती थी। मेरी अम्मी अब्बू ने मोबाइल फ़ोन और तमाम तोहफे वापस कर दिए थे। फ़र्क सिर्फ इतना आया था कि अब मैं अपने माँ बाप को दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए भी आती, उनके साथ बैठती भी थी, खामोश बैठी रहती, नमाज भी वक्त पर पढ़ती। कैसी पढ़ती मुझे नहीं याद, बस यही मेरा मामूल बन गया था। मैं इंतज़ार करती कि दिन कब ख़त्म होगा। अब रात हो गई है तो रात कब गुजरेगी। सारी सारी रात मैं जागती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यही लगता था कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू घर से बाहर थे किसी काम के लिए। मेरी बहन घर पर थी और अचानक से खड़े होते हुए मैं बेहोश हो गई। बहन मुझे लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँची। डॉक्टर्स ने वही बात बोली कि सदमा गहरा है, आप इसको अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करें। अम्मी ने कहा हम इसको हर वक्त खुश रखने की कोशिश करते हैं, अब दिल में इसके क्या है हमें नहीं बताती। डॉक्टर्स ने नींद के इंजेक्शन देकर सुला दिया और कहा कि 2 दिन इसको अस्पताल में रहने दे, फिर बाद में घर ले जाइएगा। अम्मी मेरे साथ वहीं थी। एक दिन अम्मी कमरे से बाहर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और रोती जा रही थी कि एक आंटी वहाँ अम्मी के पास आकर बैठ गई। पूछने लगी कि मैंने सुबह भी आपको देखा था, मरीज कौन है? तो मेरी अम्मी ने बताया कि मेरी बेटी है। उन आंटी ने मुझे कमरे में झांक कर देखा, मैं तो उस वक्त सो रही थी। फिर उन्होंने मेरी अम्मी को पूछा कि क्या हुआ है, आपकी बेटी तो बहुत जवान है। मेरी अम्मी ने उनको थोड़ा बहुत जिक्र किया कि इस तरह हुआ है और इसी का सदमा इसने लिया है। उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, मेरी बेटी के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। कम से कम आपकी बेटी की सिर्फ मंगनी टूटी है, मेरी बेटी की तो शादी हो गई थी। इतने चाह से उसे ब्याह के लेके गए। शादी के 2 महीने बाद ही उसे घर भेज दिया गया और कहा गया कि इसको गोल रोटी नहीं बनानी आती। इतनी मामूली सी बात पर भी ऐसा कोई करता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि मेरी बहन इतनी फालतू नहीं कि वहाँ इनकी रोटियाँ गोल बनाती फिरे, और हमने खुला का केस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको लड़के की असलियत पहले ही पता चल गई। अम्मी ने उन आंटी को कहा कि हम बहुत परेशान हैं, ये कहती है कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी और कभी भी नहीं करूँगी। अब बताएं ना, हमारा कोई बेटा है, हम बूढ़े माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं ताकि हम भी सुकून से इस दुनिया से जा सकें। तो उन आंटी ने कहा कि हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग हैं, आप अपनी बेटी को उनके पास ले जाएं, ठीक हो जाएगी। आंटी ने उनका एड्रेस भी दिया। अम्मी को उन आंटी की बातें अच्छी लगी। अम्मी ने कहा कि ठीक है, सुबह इसके अब्बू आएंगे तो उनसे पूछ कर वहाँ ले जाऊँगी। अब्बू जब आए और अम्मी ने उनको सब कुछ बताया कि आंटी ने इसे एक बुजुर्ग के घर जाने का कहा है, तो अब्बू ने मना कर दिया। कहने लगे कि असल लोग कम हैं और ढोंगी ज़्यादा होते हैं। बहरहाल मेरी अम्मी ने तरले और वास्ते दिए कि हम कौन सा इसको अकेले लेके जाएंगे, हम भी साथ ही जाएंगे। अम्मी की मिन्नतें देखकर अब्बू मान गए। 2-3 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी और फिर अम्मी अब्बू कुछ दिनों के बाद मुझे उन बुजुर्ग के घर लेके गए।
इंशाल्लाह बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आप अपने लिए दुआ करें तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर दुआ किया करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। ये वक्त ही ऐसा है कि हम सबको एक दूसरे की दुआओं की अशद ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता करें, दुरूद का पैगाम फैलाने की तौफीक अता करें और दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़ुर्ब और दीदार हर लम्हे और हर पल में अता हो। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।